4 तरह के शब्द हैं। तो बचवा जाकर पूछा ललन सर से कि सर शब्द कितने होते हैं, तो बोले कि बाबू शब्द तो 2 ही होते हैं, एक सही अर्थ वाला, एक गलत अर्थ वाला। बात खत्म। जैसे लोटा उटा हो गया तो लोटा सही अर्थ वाला हो गया, ओटा मतलब होता है, ठीक है। चाय वाय, चाय का मतलब होता है, वाय का मतलब नहीं होता है, तो एगो मतलब वाला एगो बिना मतलब वाला, यानी एगो मतलब ही एगो बिना मतलब ही, समझ में गया। तो 2 तरह के होते हैं, सब बात खत्म। अब ललन सर पढ़ा दिए, बचवा चला गया किसके पास, झूलन सर के पास। झूलन सर से पूछे कि सर शब्द कितने होते हैं, उनका टेस्ट लेने के लिए गया। तो व्याकरण, अब व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसका नाम है शब्द विचार। वर्ण विचार का वीडियो हम डाल चुके हैं ऑलरेडी, जो एनिमेटेड वीडियो है। अब हम बात करने वाले हैं शब्द विचार का। यहाँ देखो, इसमें व्याकरण का वैसा अध्ययन, ये व्याकरण हो गया। इसके पहले हम व्याकरण की परिभाषा बताए होंगे कि व्याकरण वह शास्त्र है, ये एक शास्त्र है। शास्त्र क्यों कहेंगे इसको, जिसमें हम किसी विषय के बारे में व्याख्या करते हैं, उसे शास्त्र कहते हैं। जैसे रसायनों के बारे में व्याख्या करते हैं तो रसायन शास्त्र हो गया। उसी प्रकार इसमें सिर्फ हिंदी भाषा के बारे में व्याख्या किया गया है, इसलिए इसे हिंदी व्याकरण कहेंगे। तो व्याकरण वह शास्त्र है जिससे शुद्ध शुद्ध बोलना, इसको पढ़ लेंगे हम लोग तो शुद्ध शुद्ध बोलना आ जाएगा। किसी भी शब्द को कैसे बोलेंगे, जैसे कि ये लिखा हुआ है, यहाँ देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है रावण, रावण, ठीक है। कुछ नालायक लोग इसको रावण पढ़ते हैं, रावण पढ़ते हैं। अरे जब अड़ और न में कोई अंतर ही नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर ये दोनों अलग अलग क्यों बनाया गया। अगर दोनों एक ही जैसा साउंड रहता, अगर दोनों एक ही रहता, तो दोनों अलग अलग क्यों बनाया रहता। दोनों का उच्चारण स्थान अलग अलग क्यों होता, दोनों का उच्चारण स्थान अलग अलग क्यों होता। तो ये अड़ा है और ये न है, ड़ न अलग अलग साउंड है। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे रावण। रावण इसको नहीं पढ़ सकते हैं, ऐसे अगर लिखे हैं तो इसको रावण कहते हैं। जैसे इसको पढ़ेंगे बाण और इसको पढ़ेंगे बाण। कुछ नालायक लोग इसको बाण पढ़ देते हैं, जो कि खुलेआम गलत है। बाण मतलब होता है आदत, और बाण ये जो होता है जो धनुष पे चढ़ा के चलाते हैं, वो वाला हो गया बाण। कोई दिक्कत। अब देखिए, तो व्याकरण वह शास्त्र है जिससे शुद्ध शुद्ध बोलना, अभी हम बोल रहे हैं रावण। अगर मान के चलो कोई टीचर रावण बोल रहा है और कोई बच्चा ये लिख दिया, तो उसको टीचर को मारने का कोई हक नहीं है, क्योंकि वो बोला ही गलती है, बोलने में ही गलती हुआ है। वो रावण बोला है तो बच्चा रावण ना लिखेगा हो। अब ध्यान दीजिए, ये रावण है, अगर कोई टीचर कहता है रावण, तब ऐसा लिखना मांगता है। तो रावण और रावण दोनों में अंतर है, यानी जाहिर सी बात है, ये जो किताब है, तो व्याकरण वह शास्त्र है जिससे शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध अगर बोलेंगे तो कोई बच्चा शुद्ध शुद्ध क्या करेगा, हम बोलेंगे तो कोई लिखेगा, लिखने के बाद उसको पढ़ेगा, अब पढ़ने के बाद उसका अर्थ समझेगा। जैसे व्याकरण वह शास्त्र है जिससे शुद्ध शुद्ध बोलना, लिखना, फिर उसको घर में जाके पढ़ेगा, पढ़ना, और इसका अर्थ समझेगा कि ये बाण मतलब तीर होता है। समझ में गया। तो व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण वह शास्त्र है जिससे शुद्ध शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना तथा अर्थ समझना आ जाए, क्या कहलाता है जी, व्याकरण कहलाता है। यानी वह शास्त्र जिससे शुद्ध शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना और अर्थ समझना आ जाए, उसे व्याकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। अब बात आती है व्याकरण में, हम बात करते हैं शब्द विचार का। शब्द विचार का, शब्द विचार व्याकरण की बोल सकते हैं। व्याकरण को मतलब अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया, जैसे कि वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, चिन्ह विचार, छंद विचार। तो शब्द विचार किसे कहते हैं, व्याकरण का वैसा अध्ययन जिसमें शब्दों की व्याख्या की जाए, शब्द विचार कहलाता है। मतलब शब्द पे विचार करेंगे तो शब्द विचार कहेंगे। इसमें हम लोग शब्द का पूरा खानदान के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि शब्द क्या है। शब्द अकेले रहता है तो उसे वो शब्द कहते हैं, और ड्रेस व्रेस पहन कर किसी पार्टी में शामिल हो जाता है तो उसे पद कहते हैं। अब इसके बारे में हम लोग आगे बताते हैं। यहाँ देखो शब्द किसे कहते हैं। तो शब्द किसे कहते हैं, वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। तो अमित क्या हो गया, एक शब्द हो गया। अब इसका नाम वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल क्यों पड़ा, इसका परिभाषा
वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल, इसका परिभाषा हम क्यों बताते हैं, इसके पीछे का क्या राज है, आइए उस राज का आज हम पर्दाफाश करने वाले हैं। गौर फरमाइएगा। यहाँ अमित, अमित जो है अ म हलंत हर्षई और त के मिलने से बना है अमित। गौर फरमाइएगा, यहाँ पे जो अमित है, अब अ है, स्वर वर्ण में कुछ भी मिला हुआ नहीं रहता है, ये एकदम शुद्ध रहता है, साफ सुथरा। म जो है, म के साथ हर्षई मिला है। तुम लोग बचपन में पढ़ा होगा, क में हार्सिन की, क में दीर्घिन की, हार्सिन की दीर्घिन की, समझ में गया, या हर्षई की दीर्घई की। तो म में हार्सिन मी, पहले म पढ़ रहे हैं फिर हर्षई पढ़ रहे हैं, यानी ये जो मिला है म हलंत और हर्षई के मिलने से बना है। चलो हर्षई की मात्रा जो देते हैं ये, अब इसी मात्रा का जो नाम है वो ये है, यानी म और हर्षई के मिलने से बनता है मी, इसलिए म का मीनिंग एम और हर्षई का मीनिंग आई होता है, इसलिए इसका मीनिंग मी एम आई होता है, मी। कोई दिक्कत? पच रहा है जी, बहुत खुशी की बात है। यहां देखिए, अ हो गया मी, म हलंत में हर्षई की मात्रा मिला हुआ है और इसके बाद है त, इस प्रकार ये अमित हुआ। अब ये जो अमित हुआ, इसमें कितने अक्षर का प्रयोग हुआ है, कितने वर्ण का प्रयोग हुआ है, कितने ध्वनि का प्रयोग हुआ है। तो पहले हम समझ लेते हैं वर्ण और ध्वनि क्या है। तो देखो, ध्यान दीजिएगा, वर्ण किसे कहते हैं? तो लिखित भाषा की, यानी कि लिखित संवाद की सबसे छोटी इकाई को, सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, जबकि मौखिक संवाद की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहते हैं। जैसे कोई बच्चा जो है, उसको मार दिया, काय से जिला दिया, काय से किया एक बार, समझ में गया, बचवा सब नहीं छरिया जाता है, रोता है, भेंगा बजाता है, तो उसमें आवाज निकलता है, निकलता है ना जी, आवाज निकलता है, लेकिन वो क्या बोल रहा है ये पता नहीं। पता है जी? किसी को पता नहीं। किसी को मार दे रहा है, रो रहा है, आवाज आ रहा है, लेकिन उसमें क्या बोल रहा है, कोई शब्द बन पा रहा है क्या? नहीं बन पा रहा है, तो उसको बोलते हैं ध्वनि। क्या बोलते हैं? ध्वनि। यानी मौखिक संवाद की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। किसी को अब ध्वनि सुनना है, किसी थाली पे एक डंडा मार दो, गनगनाता है कि नहीं, आवाज करता है ना, तो वो ध्वनि है। क्या है? किसी लड़का को मार दो, किसी कुत्ता को मार दो, काय 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 चिल्लाना शुरू कर दिया, वो क्या है? ध्वनि। क्या है? ठंडा के दिन में किसी को भी मार दो, चिल्लाना शुरू कर देगा, है कि नहीं? कुत्ता का बच्चा ही क्यों, आजकल देखना ठंडा के दिन में देखना कुतवा सब जो है ना, रास्ता में अगर जा रहे हो बाइक से चाहे साइकिल से, खुद ही साइड हो जाता है, चुपचाप रहता है। और गर्मी के दिन में दौड़ा दौड़ा के पिटियाएगा सब, काहे सब भी ठंडा ही रहता है, जानता है कि हल्का सा लगेगा तो खूब भाड़ाए लगेगा इसीलिए वो सब भी कॉमन सेंस लगाता है ठंडा के दिन। यहाँ देखिए, तो वर्ण किसे कहते हैं जी? लिखित संवाद की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। यानी इसमें ये वर्ण हुआ, ये वर्ण हुआ, ये वर्ण हुआ, ये वर्ण हुआ, ये सब के सब जो है ये क्या है जी? वर्ण है। क्या है? बस माना जी, कोई दिक्कत? वर्ण है। ध्वनि किसे कहेंगे? तो ये कोई भी किसी को चिल्वा दो, मार दो मच के, क्योंकि आने लगेगा, तो उसी को ध्वनि कहेंगे। क्या कहेंगे? ध्वनि। पचराना जी, चलिए बहुत खुशी की बात है। अब देखो, वर्ण को बताने के लिए हमें कलम की आवश्यकता होती है, हमें लिखना होता है, क्योंकि लिखित संवाद का है। लेकिन ध्वनि को बताने के लिए कोई जरूरत नहीं, किसी को हुमच के मार दो बढ़िया से, चाहे एक थप्पड़ मार दो, क्योंकि आना शुरू हो जाएगा। तो क्या हो गया? ध्वनि। क्या हो गया? बंदर उंदर आया था सब गाँव में, लोग क्या करता है? थरिया बजाना शुरू कर देता है, थरिया ले लेगा थाली, समझते हैं ना।
आई वो चम्मच ले लेगा, एकदम टन 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 बजाना शुरू कर देगा, बंदरवा सब भाग भी जाता है। आज जो समझ गया कि बस ये हमको बेवकूफ़ बना रहा है, नहीं भागता है। जो मेठवा होता है ना हेड, ना भागता है। यहाँ देखो, तो ये समझ में आ गया वर्ण, ध्वनि। अब बात आती है अक्षर। ये एक कंप्लीट होता है, समझ में आ गया, टुका टुकी नहीं होता है। जैसे अगर हम बात करें, यहाँ पे मान के चलो किताब लिखा है, तो इसमें क जो है और त जो है और ब है, ये 3 गो अक्षर हो गया। तो बताइए किताब में अक्षर कितना है जी? 3 अक्षरों के मेल से अक्षर कितना है? 3। इसमें कहा जाए वर्ण कितना है, तो इसको पूरा बुकनी बुकनी तोड़ देंगे। क्या करेंगे? तोड़ देंगे। तो चलो किताब को तोड़ते हैं। क हलन हर्षई से की हो गया, त हलन आकार से ता हो गया, अब ब से ब हो गया। तो 1 2 3 4 5 वर्ण कितने हैं जी? 5 है। वर्ण कितने हैं? 5। अक्षर कितने हैं? 3। क त ब, 3 को अक्षर है ना, मात्रा उतरा को अक्षर नहीं कहते हैं। बस महाराज जी बहुत खुशी करते, पीछे वाले भाई समझ में आ रहा है, बहुत खुशी की बात, मानी मन खुश हो जाएगी। तो देखो अब बताओ अमित में वर्ण कितने हैं जी? बताओ वर्ण कितने हैं? 1 2 3 4 कितने हैं? 4। अक्षर कौन है? 3। अक्षर कौन है जी? 1 2 3। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर इसको अक्षर कैसे कहेंगे, ये तो स्वर वर्ण है। अरे वर्ण है, कंप्लीट है, टुका टुकी थोड़ी है, तो उसको कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वर्ण क्या होता है, ध्वनि क्या होता है, अक्षर क्या होता है। क्लियर? ये अक्षर और वर्ण ध्वनि ये सब के बारे में बहुत कम लोग बताते हैं, क्या है कि ये यूपीएससी लेवल का बीपीएससी लेवल का चीज़ हो गया, तो इसलिए नौवां में क्या कोई फायदा है बताने से? नहीं। लेकिन हम फायदा इसलिए समझते हैं, मान लो कि कल मेरा एक्सीडेंट हो जाए, कोनो गारंटी है? तो फिर ये कॉन्सेप्ट तो अधूरा रह जाएगा, तुम लोग को मिलेगा वो? अब इंतजार करें इसको बीपीएससी तक का? नहीं, इसलिए शुरू में बता देते हैं। ठीक है। अब एक वहाँ को चीज़ छोड़ छोड़ के पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। क्लियर है? चलिए, बहुत खुशी की बात है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं ना। हाँ चलिए, अब बात आती है शब्द का अलग अलग रूप होता है। समझ में आ गया? किसी को दिक्कत है? अगर शब्द बिना नहाए धोए चल रहा है तो उसको शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? नहा धोआ के क्रीम पाउडर परफ्यूम मार लेगा तो उसे पद कहते हैं। क्या कहते हैं? आइए देखते हैं कैसे। घर पे हम लोग रहते हैं तो सिंपल सादा रहते हैं ना। आपको बारात रात में जाना है, तिलक उलक में, तो लोग एकदम झाड़ झूर के एकदम कोट पैंट पहन लेगा। कोई कोट नहीं पहनता होगा, लेकिन बरातिया में जरूर पहनेगा। अब कोई आदमी मतलब हमेशा रहता है गंजी और पैंट पर, अचानक बारात में पहन लेगा सब कोट, परफ्यूम वर्फ्यूम मार लेगा, ब्लैक ब्लैक चश्मा लगा लेगा, फेशियल तेशियल करा लेगा। समझ में गया? तो तनी अजीब लगता है कि नहीं लगता है ना? कौन आदमी दूर से देखिए, अरे ये तो चिन्हा ही नहीं रहा है। क्लियर? तो इसीलिए सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग है ना। सिंपल रहो, जहाँ रहो। अच्छा थोड़ी है कि बारात में तुम जाएगा कोट पहनेंगे तुम्हारा ब्याह हो जाएगा, नहीं। जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ है उसी का फॉर्म भराएगा। समझ में गया? तो जिसका उसमें अगुवाई हुआ है ब्याह उसी का होगा। हमको समझ में नहीं आता है, लड़का तो बेचारा ठंडा में बेचारा कोट पहन के जाता है, तपस्या करता है, वो तो गाड़ी में जाता है। जो आदमी बाहर घूमते रहते हैं, इधर घूमेंगे उधर घूमेंगे, वो तो लड़का है, उतरेगा बैठेगा, फिर गाड़ी में बैठेगा, फिर चल जाएगा उधर, फिर आएगा, उसका फॉर्मेलिटी होता है। और लड़कों का पीछे 10 गो रहता है, सब बड़ी गार्ड रहता है, सब 4 गो से घेर ले रहता है, तो उसको ठंडा लगेगा? नहीं लगेगा। अब मान चलो कोई फुटानी में चला गया उसके बारात में, तो कोट वोट पहन लिया, पतला सा एक कोट, अंदर शर्ट पहन लिया, बात खत्म। ताकि शर्ट दिखे, गुलाबी शर्ट पहने हैं, दूर से गुलाब दिखे। तो ये सब गलत बात है। समझ में गया? अब फैशन के चक्कर में ठंडा ना मार दे, इसलिए बारात में पूरा बढ़िया से गाती गोती बांध के जाओ। क्लियर? सब मजाक ना। देखो शब्द, तो शब्द अगर ऐसे ही घूम रहा है सिविल ड्रेस में तो शब्द होता है। और डेंटिंग पेंटिंग कर लेगा, सूट बूट कस लेगा तो उससे पद करते हैं। अब सूट बूट कैसे कसता है, आइए हम कसवाते हैं। शब्द और यहाँ पद है।
अगर शब्द जो है अनेरिया की तरह, आवारा की तरह सिंपल ड्रेस में घूम रहा है, जैसे यहां पे है वह एक शब्द हो गया, गया एक शब्द हुआ, पटना एक शब्द हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत? सांप एक शब्द हुआ, सांप हो गया, सांप एक शब्द हुआ, उसने एक शब्द हुआ, मारा एक शब्द हुआ, एक शब्द हुआ। गौर फरमाइएगा, ये सब शब्द हैं। क्या है जी? शब्द। और शब्द में कॉमा लगे रहते हैं। वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, अभी हम बता चुके थे। अब ये शब्द कैसे दिखते हैं? कुछ इस कदर दिखते हैं, इसमें कॉमा लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? कॉमा। क्लियर? इसमें फुल स्टॉप नहीं लगा रहता है। ये है शब्द। क्या है? शब्द है। लेकिन इसी शब्द का मेकअप करके, इसका हम कर देंगे मेकअप ना जी, मेकअप कर दो इसका, मेकअप, ठीक है, ब्यूटी पार्लर में लेके जाते हैं। अब ब्यूटी पार्लर एक भाव लिखता है सब मन में, क्या लेडीज ब्यूटी पार्लर। अरे छोटा, ब्यूटी पार्लर मतलब होता है ये लड़कियों के लिए, ब्यूटी लड़कियों में होता है। आयोग होता है मेंस पार्लर, जेंट्स पार्लर ना जी, तो वो लड़कों का हो गया। अब यहाँ पर लेडीज ब्यूटी पार्लर लिखने का क्या मतलब बनता है? अब कोई कह रहा है कि बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। अरे छोटा, वो ब्यूटीफुल कैसे लगेगा? ब्यूटीफुल तो लड़कियां लगेंगी ना, लड़के तो हैंडसम होते हैं, ब्यूटीफुल थोड़ी होते हैं। अब कौन कौन कहता है कि हम ब्यूटीफुल नहीं, हम ब्यूटीफुल्ला है। क्लियर? तो समझिए, ब्यूटी पार्लर में कौन चला गया जी? शब्द। कौन चला गया? ऐसे घूम रहा है बेचारा कॉमा के साथ। तो अगर कॉमा के साथ आए तो शब्द कहलाता है। क्या कहलाता है? कॉमा के साथ आए तो शब्द कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इसमें फुल स्टॉप नहीं रहता है। लेकिन अगर कॉमा के साथ न हो करके अगर ये सेंटेंस में जुड़ जाए बिना कॉमा का, और लास्ट में फुल स्टॉप लगा हो या क्वेश्चन मार्क लगा हो, पंक्चुएशन कोई भी लगा हो, तो उस स्थिति में इसे हम पद कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी अब देखो पद क्या होता है। वह पटना गया, वह पटना गया। दूसरा वाक्य देखते हैं। उसने एक सांप मारा, उसने एक सांप मारा। ये एक शब्द है, ये भी एक शब्द है, ये भी एक शब्द है, नहीं था। अब तो बाराती में आ गया ना जी, शादी में आ गया, कोट पैंट पहन के आ गया है, तो इसे शब्द नहीं कहेंगे, पद कहेंगे। देखिए, जब कोई शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त होता है, किसमें प्रयुक्त होता है? वाक्य में प्रयुक्त होता है, तो कहलाता है पद। क्या कहलाता है? पद कहलाता है। कोई दिक्कत? जब कोई शब्द किसी वाक्य में लग जाता है, प्रयुक्त मतलब लग जाता है, जब कोई शब्द किसी वाक्य में आकर बैठ जाता है, जब कोई शब्द बारात में चल जाता है, बारात यहाँ पे वाक्य हो गया, समझ में गया, तो उसी शब्द को कहते हैं पद। क्या कहते हैं? अब मान के चलिए गंजी फाटल गंजी पहन के घूम रहा है, उसको चिरकुट कहेंगे, समझ में गया। अब वो कोट पैंट पहन लेगा, पूरा चश्मा वश्मा लगा लेगा, उसको हीरो कहेंगे ना। तो नाम बदल रहा है कि नहीं? हालांकि है आदमी एक ही वो, है ना, लेकिन उसका पोज बदल रहा है तो उसका नाम भी बदल जा रहा है। उधर क्या है? तो देखिए, ऐसे रामायण देखा तुम लोग? भगवान राम जो थे, वो जब सिंहासन में बैठते थे तो सबका राजा होते थे। क्या होते थे? राजा। आज जब घर में आते थे, मतलब कार्यकाल का जो समय खत्म हुआ, तब वो कौशल्या माता का बेटा हो जाते थे, है कि नहीं? तो बेटा का रोल निभाते थे। आज जब कुर्सी पर बैठ गए तो राजा का रोल निभाते थे, है कि नहीं? तो दो तरह का रोल, आदमी एक ही है, रोल अलग अलग है। तो ये भी शब्द एक ही है, लेकिन रोल अलग अलग है। यही शब्द अगर डेंटिंग पेंटिंग में वाक्य में जाके घुस जाए, ये वाक्य है कि नहीं है? वह पटना गया, तो इसी शब्द को हम पद कहते हैं। क्या कहते हैं? भाई पूरे गोटे को वाक्य कहेंगे। क्या कहेंगे? इसको भी क्या कहेंगे? वाक्य। अब वाक्य विचार आगे पढ़ाएंगे, वाक्य क्या होता है।
तो सुनो, अब ये हो गया वाक्य। अब इसमें इस वाक्य में कितने पद हैं? तो एगो, दूगो और तीनगो। इसमें कितने पद हैं? 3 पद है। कितने पद हैं? यानी 3 पद वाला वाक्य है। इसमें कितने पद हैं? 1 2 3 4। इसमें कितने पद हैं जी? 4 पद हैं। 4 पद वाले वाक्य हैं। तो समझ में आया कि नहीं कि शब्द किसे कहते हैं और पद किसे कहते हैं? कोई दिक्कत? शब्द जो होता है वो आवारा कुत्तों की तरह घूमता है, लेकिन वही अगर आवारा को हम बांध कर एक सिस्टम में तैयार कर देते हैं, वाक्य में आके रख देते हैं, तो इसी शब्द को हम पद के नाम से जानते हैं। क्या किस नाम से जानते हैं जी? पद के नाम से। किसी को दिक्कत है? क्लियर है? अगर कोई लड़का अनेरिया की तरह गांव में घूम रहा है तो उसको लफुआ कहेंगे, स्कूल में जाकर पढ़ रहा है तो उसको विद्यार्थी कहेंगे। कहेंगे नहीं? लड़का एक ही को है, पद अलग अलग है। तो स्कूल में आ गया है तो इसको शब्द को क्या कहेंगे? पद। क्या कहेंगे? पद। बस समझना जी? किसी को दिक्कत है? समझ में आया कि नहीं आया? बच रहा है ना जी? चलिए, बहुत खुशी की बात है। तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट पाने के लिए जुड़े रहे हमसे, ठीक है? ये है, इससे भी संदार लेके आएंगे। अब बात आती है कि शब्द को कितने आधारों पर बांटा गया है। कोई पूछेगा शब्द को कितने आधारों पर बांटा गया है, तो कहेंगे शब्द को 4 आधारों पर बांटा गया है। शब्द को 4 आधारों पर बांटा गया है। पहला जो है वो है अर्थ के आधार पे, दूसरा है अर्थ के आधार पे, दूसरा है व्युत्पत्ति या रचना या बनावट के आधार पे, तीसरा उत्पत्ति के आधार पर, चौथा है रूपांतर के आधार पे। अर्थ के आधार पे शब्द के कितने भेद होते हैं? 4। अर्थ के आधार पे शब्द के कितने भेद होते हैं? तो अर्थ के आधार पे शब्द के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पे शब्द के 2 भेद होते हैं। उत्पत्ति, व्युत्पत्ति या रचना या बनावट के आधार पे शब्द के 3 भेद होते हैं। नाम 3, काम भी 3। उत्पत्ति के आधार पे शब्द के कितने होते हैं? 5 भेद होते हैं। और रूपांतर के आधार पे कितने होते हैं? 2। अब ये जो 5 है, इसमें कई लोग 4 भी बताते हैं। ऐसा क्यों बताते हैं इसके बारे में हम बताते हैं, ठीक है? थोड़ी देर में तो समझिए। शब्द को कितने आधारों पर बांटा गया है? शब्द को 4 आधारों पर बांटा गया है। सबसे पहले पूछेगा कि शब्द को कितने आधार बांटा गया जी? 4। किसी को दिक्कत है? क्लियर है? दशरथ के 4 बेटे थे ना, राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न। तो उसी तरीके से याद रखना कि शब्द के कितने भेद होते हैं, सॉरी, शब्द को कितने आधार बांटा गया है? 4 आधारों पर अलग अलग तरीके से बांट दिया गया है। जैसे शब्द को अर्थ के आधार पर बांट दिया गया कि शब्द में अर्थ जो निकलता है वो सही निकलने वाला कौन है, गलत निकलने वाला कौन है अर्थ। तो अर्थ के अनुसार एगो देखो शब्द का बंटवारा हो रहा था। शब्द का क्या हो रहा था? बंटवारा। तो इसमें अर्थ आया, कौन है जी? अर्थ आया। और अर्थ बोला कि शब्द 2 ही होते हैं। कितने होते हैं? 2। एक सार्थक और एक निरर्थक अर्थ वाला आया। फिर आया व्युत्पत्ति, रचना, बनावट वाला आया। बनावट वाला आया, कहा कि इसका जो बनावट है, शब्दों का बनावट है, वो 3 कैटेगरी में है। किसने कैटेगरी में है? 3। रूढ़ के रूप में है, यौगिक के रूप में है, योग रूढ़ के रूप में है। तो इसके आधार पर उसने शब्द का बंटवारा कर दिया। कोई दिक्कत? मतलब एक आदमी आया, वो कहा कि शब्द 2 ही तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 2। एक होता है अर्थ वाला, सॉरी, एक होता है सही अर्थ वाला, निश्चित अर्थ वाला, और एक गलत अर्थ वाला, यानी एक सार्थक अर्थ वाला और एक निरर्थक अर्थ वाला। बात खत्म। अब ये बोल के चले गए, समझ में गया? जैसे मान के चलिए शब्द के बारे में हम लोग पूछे तो एक हो गए ललन सर। कौन सर जी? ललन सर, एगो झूलन सर, एगो डोलन सर। समझ में गया? एगो झोलन सर। समझ में गया? झोला लेके घूमने वाले 4 तरह के सर थे। तो बचवा जाकर पूछा ललन सर से कि सर शब्द कितने होते हैं? तो बोले कि बाबू शब्द तो 2 ही होते हैं, एगो सही अर्थ वाला, एगो गलत अर्थ वाला। बात खत्म। जैसे लोटा ओटा हो गया तो लोटा सही अर्थ वाला हो गया। ओटा माने कुछ होता है? नहीं होता है। ठीक है? चाय वाय, चाय का मतलब होता है, वाय का मतलब नहीं होता है। तो एगो मतलब वाला, एगो बिना मतलब वाला, यानी एगो मतलबी, एगो बेमतलबी। समझ में गया? तो 2 तरह के होते हैं सब। बात खत्म।
अब ललन सर पढ़ा दिए, बचवा चला गया किसके पास? झूलन सर के पास। झूलन सर से पूछा कि सर शब्द कितने होते हैं, उनका टेस्ट लेने के लिए गया तो वो बोले कि शब्द तो बाबू 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। और वो सर जो है ललन सर अर्थ के आधार पर बता दिए, झूलन सर व्युत्पत्ति रचना बनावट के आधार पर बता दिए, और ये बोले कि शब्द 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द वो बोले कि ऐसा शब्द जिसका तोड़ेंगे तो कोई अर्थ ना निकलेगा, एक ऐसा शब्द जिसको तोड़ेंगे तो अर्थ निकल जाएगा, और एक ऐसा शब्द जिसका अपना स्पेशल अर्थ होता है। जैसे दिन हो गया, तोड़ेंगे तो कोई अर्थ नहीं निकला। विद्यालय, विद्या का अर्थ, आलय का अर्थ, दोनों का अर्थ है। वही अगर हम बात करें बीड़ा पाड़ी, तो बीड़ा है पाड़ी में जिनके स्पेशल नाम है इनका सरस्वती जी। समझ में आ गया? इस प्रकार बबुआ शब्द 3 हो गए। कौन बता दिए? झूलन सर। अब आते हैं डोलन सर के पास। ये बोले कि उत्पत्ति के आधार पे शब्द के कितने होते हैं? बोले कि शब्द के तो 5 भेद होते हैं उत्पत्ति के आधार पे। समझ में गया? ये उत्पत्ति वाला अनुसार देखें, ये किसके अनुसार देखें? अर्थ के अनुसार। ये किसके अनुसार देखें? व्युत्पत्ति के अनुसार। और ये उत्पत्ति के अनुसार देख रहे हैं कि इसका उत्पत्ति जो हुआ है, उत्पत्ति मैंने कह सकते हैं कि कहाँ से आया है शब्द, कहाँ से खोजा गया है शब्द, तो संस्कृत में से कहीं से खोजा गया है। ठीक है? संस्कृत को ही तोड़ मोड़ कर एक अलग बनाया गया है, तो जो संस्कृत से आया है उसे तत्सम कहेंगे, आज इसको तोड़ मोड़ के बनाए हैं उसे तद्भव कहेंगे। अपने देश में कुछ ऐसे शब्द मिले हैं जो बाकी दूसरे देश में नहीं है, उसे देशज कहते हैं। कुछ ऐसा शब्द है जो हमारे देश में नहीं है, कहीं विदेश से आया है, उसे विदेशज कह देंगे। ऐसा शब्द जो दूध को मिला के बना दिया गया है जोड़ के, तो उसको वर्ण संकर शब्द कहते हैं। कोई दिक्कत? तो इसमें इस प्रकार हुआ तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, वर्ण संकर। तत्सम ये संस्कृत वाला, तद्भव उसका बिगड़ा रूप, देशज अपने ही देश के बोलचाल में जैसे कि लुटिया, डिबिया, खटिया, समझ में क्या? अटकन, बटकन, पटकन, ये सब। विदेशज डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, समझ में गया? ऐसा वर्ड जिसका हिंदी बहुत मुश्किल से मिलता है, देखा है तुम लोग? तो वो सब क्या है? विदेशज है। क्या है जी? वर्ण संकर, 2 भाषाओं से मिलकर। जैसे गलत फहमी, गलत हिंदी हो गया, फहमी फारसी हो गया, उर्दू हो गया, गलत फहमी हो गया। अब बहुत लोग गलत फहमी को गलत फहमी कहता है, और कुछ लोग गलत फैमिली कह देता है। अरे चुट्टा, फैमिली गलत है, गजब वाले मैंने कुछ तो गलत फहमी होता है। एक होता है टिकट घर, टिकट घर, टिकट इंग्लिश हो गया, घर हिंदी हो गया। जेल यात्रा, जेल मैंने कारागार होता है, तो जेल इंग्लिश हो गया, घर क्या हो गया, सॉरी यात्रा क्या हो गया, हिंदी हो गया। समझ में गया? तो दूध को मिला के बन रहा है ना, इसलिए इसका नाम वर्ण संकर पड़ा। क्या पड़ा? वर्ण संकर। रूपांतर के आधार पर, स्मार्ट बोर्ड नहीं है तो और बिजोड़ बताते इसको। गरीब आदमी गरीबी स्टाइल से पढ़ाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कंसेप्ट समझ में आएगा। यहाँ देखिए, रूपांतर के आधार पर, जैसे झोलन सर झोला लेकर घूमने वाले, ये रूपांतर के आधार पर वर्गीकरण करते हैं। बोले कि नहीं, शब्द ना 2 होता है, ना 3 होता है, ना 5 होता है, शब्द सिर्फ 2 होता है। और कौन कौन से? तो ये बोले कि ज्यादा लफड़ा वफड़ा में नहीं पढ़ने का, 2 ही शब्द होते हैं, एक विकारी और एक अविकारी। समझ में गया? किसी को दिक्कत है? तो ये विकारी और अविकारी के बारे में बताएं, तो विकारी मतलब और अविकारी मतलब। तो विकारी में इन्होंने बता दिया कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो अपना रूप बदलते रहते हैं, तो विकारी। और कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो अपना रूप नहीं बदलते हैं, तो अविकारी। तो इसमें आ गया, विकारी में आ गया संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। बाकी जो 4 को बचा वो उसमें आ गया क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि इसका प्रकार कितना होता है। अब इसका प्रकार कौन कौन होता है वो हम लोग को समझना है। अभी हम लोग समझ रहे थे प्रकार होता है। अब ये अच्छा, शब्द को कितने आधारों पर बांटा गया? तो 4 आधारों पर बांटा गया है। कभी तुमने ये सुना है कि शब्द के 4 भेद होते हैं? सुना है क्या? नहीं ना। भेद का मतलब क्या?
उसका खंड आधारों पर बांटा गया। मतलब क्या कि 4 तरह के विचारों से इसको अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया गया है। समझ में आ गया? तो शब्द को 4 आधारों में बांटा गया है। अगर कोई नालायक कहता है कि शब्द के 4 भेद होते हैं तो खुलेआम गलत है। खुलेआम क्या है? गलत है। शब्द के 4 भेद होते हैं कोई कहता है तो गलत है। शब्द 4 प्रकार के होते हैं कोई कहता है, गलत है। क्लियर? शब्द को 4 आधारों पर बांटा गया है, केवल यही सत्य है। क्लियर? समझ में आया? किस किस आधार पे? अर्थ के आधार पे। अर्थ निकाला गया, मीनिंग निकाला गया, उसका अर्थ निचोड़ा गया, किसका कौन कौन सा अर्थ निकल रहा है। दूसरा व्युत्पत्ति, उसका रचना देखा गया कि कैसे कैसे वर्ड को जोड़ जोड़ के बनाया गया है। उत्पत्ति देखा गया कि कहां कहां से शब्द को लाया गया है। समझ में आ गया? और रूपांतर देखा गया कि शब्द में से संज्ञा कौन है, सर्वनाम कौन है, विशेषण कौन है, क्रिया कौन है, क्रिया विशेषण कौन है, संबंधबोधक अव्यय कौन है, समुच्चय बोधक अव्यय कौन है, विस्मयादि बोधक अव्यय कौन है। समझ में आ गया? ये सब इसलिए हम शब्द को 4 आधारों पर कह सकते हैं, 4 प्रकार नहीं कह सकते। कोई दिक्कत है? क्लियर है? अगर कहें कि संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं तो कहेंगे संज्ञा 5 प्रकार का होता है। कोई दिक्कत? लेकिन 5 आधारों पर नहीं कह सकते। 5 आधारों पर बांटा गया क्या? संज्ञा का अलग अलग भेद है क्या? एक ही को भेद है। इसका अलग अलग भेद है, शब्द का अर्थ के अनुसार अलग भेद है, इसके अनुसार अलग भेद है, इसके अनुसार अलग भेद है, इसलिए आधारों पर कहा गया है। कोई दिक्कत है? समझ में आया कि नहीं आया? जैसे बायोलॉजी में 9th में वर्गीकी है, वर्गीकी को अलग अलग आधारों पर बांटा गया है कि नहीं? तो उसमें अलग अलग जगत बताया गया है। प्रोटिस्टा जगत क्या है कि नहीं? मोनेरा जगत क्या है? वो अलग अलग उसका क्या हो गया? वर्गीकरण हो गया। क्लियर? खैर बात की बात है, यहाँ वो बायोलॉजी की बात है, यहाँ में हिंदी पढ़ रहे हैं। तो अर्थ के आधार पे शब्द के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? सार्थक और निरर्थक। व्युत्पत्ति या रचना या बनावट के आधार पर नाम 3, काम 3। तो इसमें 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। इसको बहुत लोग य को ज पढ़ लेते हैं, इसको बहुत लोग यौगिक पढ़ता है। उन लोग को समझाइए कि सब नहीं, गलत पढ़। यज्ञ है ना, यज्ञ, इसको बहुत लोग जग पढ़ता है। जग जग है, जब होता है दाल पीने वाला। समझ गया? यज्ञ है। क्या है जी? यज्ञ है। ऐसे हाँ। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 5। कितने होते हैं? 5। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, हाँ वर्णसंकर। अब देखो, इस संकर मतलब शंकर भगवान करते हैं, तो इसमें दंश लगाते हैं। क्या लगाएंगे? दंश। कोई दिक्कत है? वर्ण संकर। क्लियर है? अब हम इसका प्रकार देखते हैं। रूपांतर के आधार पर कौन कौन से होते हैं जी? विकारी, अविकारी। भिखारी मत कह रहे हैं लोग। देखिए समझिए, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक अर्थ इसमें आ रहा है, अर्थ आ रहा है। सार्थक सुनिश्चित अर्थ वाले, निश्चित अर्थ वाले। तो सार्थक शब्द किसे कहते हैं? सार्थक शब्द किसे कहेंगे? वे शब्द जिनका एक निश्चित अर्थ होता है, वे शब्द जिनका एक निश्चित अर्थ होता है सार्थक शब्द कहलाता है। क्या कहलाता है? सार्थक शब्द कहलाता है। निरर्थक वे शब्द जिनका कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है। नि माने नहीं। वे शब्द जिनका कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है, वे शब्द जिनका कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है, निरर्थक शब्द कहलाता है। कोई निश्चित अर्थ नहीं, कोई निश्चित अर्थ नहीं।
वे शब्द जिनका कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है निरर्थक शब्द कहलाता है। क्लियर? पचरानी जी, बहुत खुशी की बात है। अब देखिए रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? रूढ़ शब्द वे शब्द जिनका खंड या टुकड़ा करने पर कोई अर्थ ना निकले। टूटे तो टूटे लेकिन कोई अर्थ ना निकले, यानी जैसे इसमें हम रात कर देते हैं, रात और रात, रा मतलब कुछ नहीं, तो मतलब भी कुछ नहीं, तो रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द, ये शब्द रात क्या हो गया? रात शब्द क्या हो गया? रूढ़ शब्द हो गया। क्या हो गया? वे शब्द जिनका खंड या टुकड़ा करने पर, खंड या टुकड़ा करने पर कोई अर्थ ना निकले। खंड किए हैं, टुकड़ा किए हैं, इसका अर्थ निकल रहा है राधन, तो इसका भी अर्थ नहीं निकल रहा है, इसका भी अर्थ नहीं निकल रहा है, यानी जाहिर सी बात है कि वे शब्द जिनका खंड या टुकड़ा करने पर कोई अर्थ ना निकले उसे क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द। क्या कहते हैं जी? यौगिक शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जिनका खंड या टुकड़ा करने पर उसका प्रत्येक खंड सार्थक हो, जैसे यहाँ विद्यालय। विद्यालय माने क्या? विद्याधन आलय, विद्याधन आलय। कुछ नालायक लोग इसको विद्या प्लस आलय कहते हैं। अरे जब आप हिंदी व्याकरण पढ़ा रहे हैं तो इंग्लिश काहे बोल रहे हैं? प्लस माने धन होता है, तो धन बोलिए ना। तो विद्यालय किसे कहेंगे? सॉरी, विद्यालय को क्या बोलेंगे? यौगिक शब्द। क्या बोलेंगे? वे शब्द जिनका खंड या टुकड़ा करने पर इनका प्रत्येक खंड सार्थक हो, प्रत्येक खंड सार्थक हो। और प्रत्येक खंड सार्थक मतलब क्या? विद्या मतलब एजुकेशन, आलय माने घर, आलय माने घर, दोनों का मतलब निकल रहा है, निकल रहा है। तो मतलब निकलने वाला बुकनी को, टुकड़ा को कहते हैं यौगिक। क्या कहते हैं? शब्द को लाके तोड़ो, हथौड़ा से मार के तोड़ो, अगर अर्थ ना निकले तो रूढ़ है, अर्थ निकल जाए तो क्या है जी? यौगिक है। क्या है जी? यौगिक। किसी को दिक्कत है? बस अब ये बहुत जल्दी खत्म करेंगे। योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? ये भी यौगिक की तरह दिखता है, जैसे बीड़ा पानी, बीड़ा है पानी में जिनके, बीड़ा है पानी, पानी मतलब होता है हाथ। बीड़ा कोई भी ले लेगा तो उसे सरस्वती जी नहीं कह देंगे। नारद भगवान भी तो बीड़ा रखते हैं, लेकिन स्पेशल नाम रखा गया किसका? सरस्वती जी का, है ना। यानी बीड़ा है पानी में जिनके, बीड़ा पानी, तो ये क्या है जी? सरस्वती, है ना, सरस्वती माता। ये देखिए योग रूढ़ शब्द किसे कहेंगे? वैसा यौगिक शब्द जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर एक विशेष अर्थ प्रकट करता है। बीड़ा, आइए सरस्वती, ये स से शुरू है, ये व से शुरू है, बिल्कुल अलग है कि नहीं? तो इसे कहेंगे हम लोग योग रूढ़ शब्द। क्या बोलेंगे? वैसा यौगिक शब्द जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर एक विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अब इधर देखते हैं तत्सम। ये बड़ा आसान है, एक हवा लाइन का है। तत्सम किसे कहते हैं? तत्सम नाम में संस्कृत जैसा दिख रहा है, दिख रहा है जी? तत्सम। तो तत्सम किसे कहते हैं जी? हिंदी में संस्कृत के मूल शब्द को, मतलब वैसा हिंदी में शब्द जो संस्कृत में भी प्रयोग सेम टू सेम होता है, उसे कहते हैं तत्सम। क्या कहते हैं? जैसे अग्नि, अग्नि माने आग होता है, अग्नि उसमें भी बोलते हैं संस्कृत में, और हिंदी में बोलते हैं अग्नि, बोलते हैं ना। उसमें बोलते हैं जल, इसमें बोलते हैं पानी, बोलते हैं ना, तो इसे बोलते हैं तत्सम। क्या बोलते हैं? कर्पूर, कर्पूर क्या हो गया? तत्सम। और उसका हिंदी क्या होता है? कपूर। वो संस्कृत शब्द है कि नहीं? तो नहीं, तुम नहीं सुना होगा कर्पूर गौरम करुणावतारम, सुना है ना? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदय अरविंदे भवम भवामी सहितम नमामि, है कि नहीं? तो अभी जो हम श्लोक पढ़े इसमें संस्कृत के अधिकांश शब्द मिले हुए हैं, अधिकांश। समझ में गया? जैसे कर्पूर हो गया, किसी को दिक्कत? तो कर्पूर क्या है? संस्कृत है, क्या है जी? तो उसे तत्सम कहेंगे। और उसका हिंदी होता है कपूर। जैसे घंटी क्या का? घंटी। दूध का दूध, दधी का दही, अश्व का घोड़ा, होता ना, इस प्रकार। तद्भव किसे कहते हैं? तत्सम के बिगड़े हुए रूप को तद्भव कहते हैं। जैसे इसमें अग्नि कह रहे हैं ना, इसमें आग कह देंगे तो तद्भव हो गया।
क्या कर देंगे? आग। दूध का दूध कह देंगे, दही का दही कह देंगे। बस माना जी। देशज किसे कहते हैं? अपने ही देश के बोलचाल में पाए जाने वाले शब्द। ऐसा शब्द जो अपना देश में बोला जाता है लेकिन विदेश में नहीं। जैसे खटिया, विदेश में खटिया कोई कहता है क्या? लुटिया, डिबिया, अटकन, बटकन, तिलौरी कहता है लोग, उधर नहीं ना कहता है। तो ये शब्द क्या हो गए? ये सब क्या हो गए? देशज। क्या हो गए? देशज। विदेशज शब्द विदेशी भाषा से आए हुए शब्द को क्या कहते हैं? विदेशज शब्द कहते हैं। कोई दिक्कत? विदेशी भाषा से आए मतलब ऐसा शब्द जो विदेशी भाषा से लिया गया है, चुना गया है, निकाला गया है। जैसे क्या बनेगा? डॉक्टर बनेगा। डॉक्टर बने क्या होता है? इतना पता है। तो डॉक्टर मतलब चिकित्सक होता है। तो डॉक्टर क्या हो गया? विदेश। क्या हो गया जी? विदेश। किसी को दिक्कत है? वर्ण संकर किसे कहते हैं? दो भाषाओं से मिलकर बने हुए शब्द को क्या कहते हैं? वर्ण संकर। जैसे टिकट घर, जेल यात्रा। टिकट हिंदी, सॉरी टिकट इंग्लिश और घर हिंदी, जेल इंग्लिश और यात्रा हिंदी। बस माना जी। गलत फॉर्मी, गलत हिंदी फॉर्मी उर्दू। कोई दिक्कत? विकारी शब्द रूपांतर के आधार पर दो शब्द होते हैं, दो भेद होते हैं, विकारी और अभिकारी। विकारी किसे कहते हैं? वे शब्द जो लिंग वचन पुरुष और कारक के अनुसार अपना रूप बदलते रहते हैं वो विकारी। यानी बदलने वाला जो बदल जाए वो विकारी और जो ना बदले वो अविकारी। तो वे शब्द जो लिंग वचन पुरुष और कारक के अनुसार अपना रूप बदलते रहते हैं विकारी शब्द कहलाते हैं। वे शब्द जो लिंग वचन पुरुष और कारक के अनुसार अपना रूप नहीं बदलते हैं अविकारी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अब विकारी में क्या क्या आता है? तो विकारी में आता है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। चार को खत्म। बाकी जो चार को बचा वो अविकारी का है। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। तो शब्द विचार संपन्न हुआ। इसको अगर और अच्छे से डिटेल्स में पढ़ना है तो उसके लिए हम एनिमेटेड वीडियो ला देंगे। उसके लिए आप लोग को कमेंट करना होगा जिससे हमें समझ में आ जाए कि हाँ आप लोग को एनिमेटेड का वीडियो का लाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्लियर? एनिमेटेड में पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा, पूरी एक एक विस्तार से फोटो के रूप में समझ में आ जाएगा। क्लियर? तो उससे क्या होगा कि और ज़्यादा परफॉर्मेंस मिलेगा। और ये था रूपांतर के आधार पर। तो कुल मिलाकर एक बार हम रिवीजन कर देते हैं कि अर्थ के आधार पर सबके दो भेद होते हैं। अर्थ के सार्थक, निरर्थक, व्युत्पत्ति के आधार पर 3, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योगरूढ़ शब्द, उत्पत्ति के आधार पर 5, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, वर्ण संकर और रूपांतर के आधार पर 2, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। कैसा लगा मेरा मजाक? कमेंट करके जरूर बताएं। यहीं तक अपने क्लास को खलास करते हैं, बाकी देंगे अगले वीडियो में। क्लियर?